साथ दोनों मूंगर उड़द बोई जाएंगी। सब में थोड़ा थोड़ा प्रयास कर रहे हैं। और दूसरी कुछ अपने पशुपालन विभाग की सरकार की जो इतनी सहायता रही है उसका मैं यहाँ ज़रूर उल्लेख करना चाहूँगी। जो एक बीमाकरण करवाते हैं और साथ में एक टीकाकरण, मेरे ख्याल से हरियाणा पहला प्रदेश है जहाँ पे कि बाईवैक जो ड्यूअल वैक्सीन है वो मुहैया कराई गई है, और साथ ही में ब्रुसेला का वैक्सीन भी। और किसी प्रदेश में अभी किसी भी और राज्य में ये सारी वैक्सीन नहीं मिलती हैं। और एक और जो एक इस क्षेत्र में आने से पहले मैं जर्मन सरकार के साथ काम कर रही थी, उनका एक प्रोजेक्ट था। तो एक आम धारणा बनी रहती थी कि जितने भी सरकारी महकमे हैं ना, वहाँ से कुछ मदद नहीं मिलती है, कोई मदद नहीं करता है। पर मैं यहाँ खड़े होकर कहना चाहती हूँ कि पशुपालन विभाग हरियाणा से, मैं जिस बैकग्राउंड से थी, मुझे पशुओं के बारे में, खेती के बारे में कुछ नहीं पता था। तो कभी कभी कुछ ऐसा हो जाए जहाँ गौ माता को कुछ हो गया हमारे वहाँ पे, या किसी बछड़े बछड़ी को हो गया, तो हाथ पैर फूल जाते थे। उस समय आनंद फानन जितने नंबर हैं, चाहे वेटनरी सर्जन के हैं, चाहे वो एसडी हों, डिप्टी डायरेक्टर हों, सबको करने का प्रयास करते थे। और ये लोग भी फील्ड में काम करते हैं, अलग अलग गांवों में जाते हैं, तो कई बार नहीं भी उठा पाते थे। तो आप सबको आश्चर्य हो गया जान के कि एक बार तो ऐसा भी हो, मुझे हमेशा सबसे सहायता मिली। फ़ोन पे भी मुझे बताया गया कि आप ऐसे उपचार कर लीजिए। और एक बार मुझसे 200 किलोमीटर दूर बैठे, जब उस समय वहाँ जो अपने वेटनरी सर्जन है, शायद वो किसी और का ट्रीटमेंट कर रहे थे तो फ़ोन नहीं उठा पाए। 200 किलोमीटर दूर, मैं फरीदाबाद में हूँ, वो वहाँ रतिया में डॉक्टर सुनील बिश्नोई, उनसे फ़ोन पे वीडियो कॉल पे उन्होंने मुझे, एक गाय डिलीवरी के टाइम स्ट्रेस में थी, फर्स्ट टाइम लाइफ में कभी ऐसा नहीं किया था, वीडियो कॉल पे उनकी गाइडेंस में मैंने अंदर हाथ डाल के और उनको रिपोर्ट दी, और उन्होंने मुझे ट्रीटमेंट बताया कि इसको ऐसे आप कर सकते हैं। तो विभाग का तो बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी तरफ से। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां विभाग के संदर्भ में हो। लेकिन मैं जो आपसे समझना चाहता हूं, जो पूरी रिपोर्ट देख रहा था, आपने पशुपालन का फैसला किया। मैं बचपन से जब देखता आ रहा हूं, जो हमारे यहाँ दूध देने आते थे तो वो गाय को नुकसान का सौदा मानते थे। गाय में ज़्यादा दूध नहीं मिलता है, गाय में मेंटेनेंस बहुत लगती है, खर्चा बहुत होता है। भैंस का मामला ठीक है। आपने जो काम किया, एक तो पहले ही आप बोल रहे हो आपको पता नहीं था, फिर भी आपने हाथ डाला तो गौवंश के संदर्भ में डाला। थोड़ा अपना अनुभव बताएंगे, एक तो गौवंश के संदर्भ में इतना कोशिश क्यों, और अब आपका अनुभव गौवंश के संदर्भ में क्या है, और वो भी कि देसी क्यों? देसी गाय दूध कम देती है जबकि फ्रीजियन और ज्यादा। बिल्कुल, देखिए परिवार मथुरा से है और मेरे ससुर जी अब नहीं रहे हैं, वो गौ प्रेमी थे काफ़ी, तो उनकी याद में ही देसी गौवंश का पालन के बारे में बात हुई, और मैं भी इसी उसमें आ गई कि आगे हम इनका पालन करेंगे। दूसरा जो आप करें कि हाँ, देसी गाय दूध कम देती हैं, ठीक है, पर दूध जो गुणवत्ता में है वो किसी और पशु से कहीं ज़्यादा अच्छा होता है। और दूसरा, अभी कई बार लोग पूछते हैं कि भाई हमारे यहाँ का दूध 150 रुपये लीटर बिकता है, यहाँ का 180 रुपये लीटर बिकता है, आपका कितना बिकता है? क्या आपको लगता है कि मैं जिस दिन ये बोल पाऊँ कि मेरे यहाँ से दूध 200 रुपये लीटर बिक रहा है तब मुझे अच्छा लगेगा? अगर ये सोचना तो बिल्कुल गलत है। मेरा प्रयास ये है कि हम अपने फार्म के साथ साथ और किसानों के पास भी नस्ल सुधार कर पाएँ, और नस्ल सुधार से हम ऐसा काम कर पाएँ कि कम लागत में हम अपने ही गौवंश से, अपनी गौ माता से अच्छा दूध का उत्पादन ले पाएँ, और हम गर्व से कह पाएँ कि हम आम आदमी के यहाँ भी 50-60 रुपये लीटर में उत्तम देसी गाय का दूध हम पहुँचा पाएँ। बहुत ही सुंदर सोच है। मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियां। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक प्रश्न आपका और था कि जब बूढ़े हो जाते हैं गौवंश तो आप क्या करते हैं? हाँ, मुझे इसका उत्तर कोई देना नहीं चाहा तो फिर मैंने पीछे पड़ना छोड़ दिया। देना चाहती हूँ क्योंकि उसमें भी कहीं सरकार का भी बहुत बड़ा हाथ है उसमें सहायता करने में हमारे लिए। जो गौवंश चाहे दूध दे ना दे, गोबर और गौमूत्र तो हमें हमेशा देते ही हैं। आयुर्वेद हमारे यहाँ की बहुत प्राचीन परंपरा रही है और उसमें दोनों का ही उपयोग अच्छी तरह से होता है। उसके अलावा अब गोबर से वैदिक प्लास्टर, गोबर पेंट, गोबर की ईंटें बहुत अच्छी तरह से बन रही हैं। और साथ ही साथ जैसे हमने भी अपने यहाँ मैंने 8 किलोवाट का एक सोलर प्लांट लगाया हुआ और एक 80 क्यूबिक मीटर का गोबर गैस प्लांट है। तो अगर ईश्वर की कृपा रही और सरकार की सहायता रही तो जल्दी बायो सीएनजी की बॉटलिंग वहाँ से कर पाएंगे। तो गोबर तो मिल ही रहा है, वो अपना खाने के लिए तो अर्जित कर ही रहे हैं, जो दूध ना भी दे। एक अलग ही दृष्टिकोण आपने साझा किया है, मुझे लगता है कि बाकी लोगों के लिए प्रेरणा बनेगा। और सरकार से उन्होंने उम्मीद जताई, अगर सरकार सहयोग करेगी तो ये प्रयोग सफल होगा। देखिए सरकार कितना सहयोग करती है। ये तो जेपी दलाल साहब जब हमारे साथ बैठेंगे तब इसका जवाब देंगे। इसका जवाब बहन जी को मैं भी दे देता हूँ कि आपको जो सरकार से सहयोग चाहिए
आपका जो सीएनजी का कॉन्टैक्ट करवा देंगे, और जो आपको सीएनजी के लिए सब्सिडी चाहिए वो भी देंगे, और जो कोई स्कीम जो आप प्रपोजल देंगे वो हमारा बैंक में कराएगा। आप एक रोल मॉडल हैं, आप अपना काम करिए, किसानों को सिखाइए, और आप जैसे किसान तैयार, पशुपालक तैयार करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और अब क्योंकि हरियाणा की प्रगति में जितना योगदान हमारे तमाम लोगों का होता है, सरकार लगातार प्रयास करती है, उतना ही जो योगदान होता है वो किसानों का होता है, और आज उन्हें सम्मानित यहाँ पर किया जा रहा है। और अब हमारे अगले परफॉर्मर जो यहाँ पर आ रहे हैं, जाहिर तौर पर उनका उत्साह बढ़ाने के लिए एक बार जोरदार तालियां उनके स्वागत में, क्योंकि अब मैं पुनः मंच पर बुलाना चाहूंगी आज के हमारे जो खास मेहमान हैं, कृषि मंत्री जेपी दलाल जी और डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी, साथ ही श्री राजेश जैन जी। आपसे अनुरोध है, निवेदन है कि आप शीर्ष जो पुरस्कार देने हेतु मंच पर एक बार फिर आएं, और शशि जी और केपी सिंह जी से भी अनुरोध है कि वो मंच पर यहाँ पर आएं। और अब इस अगली कड़ी में कृषि रत्न सम्मान से सम्मानित करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी पद्मश्री जी। मुझे लगता है दर्शकों को भूख लगी हुई है, थोड़ा देर इंतजार करें, एक बार ताली बजा के दिखाए जोरदार। लोहारू के आदमी 1 घंटा भूखे नहीं रह सकते क्या? खाना पूरी व्यवस्था है। आप कार्यक्रम के बाद और कार्यक्रम कल्चरल प्रोग्राम भी होगा, शांति से बैठिए। और सारे हरियाणा में लाइव देखा जा रहा है, सारे देश में देखा जा रहा है, तो ये लोहारू के मान सम्मान की बात है। बिल्कुल, तो अब आगे बढ़ते हैं और फिशरीज डिपार्टमेंट से जुड़े जो किसान हैं उन्हें मैं मंच पे मौजूद यहाँ पर बुलाना चाहूंगी। पद्मश्री श्री सुल्तान सिंह जी को आप मंच पे आए, और जाहिर तौर पर इनका कार्य क्षेत्र जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है। करनाल जिले के नीलोखेड़ी के किसान सुल्तान सिंह अपने गांव में बुटाना के एक छोटे से जोहड़ से मछली पालन कार्य शुरू कर सफलता का वो मुकाम हासिल किया, और उन्हीं के कार्य क्षेत्र से जुड़ी ये रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। नीलोखेड़ी के प्रगतिशील किसान सुल्तान सिंह, जो बचपन से ही कुछ हटकर करना चाहते थे, और उन्होंने कृषि के क्षेत्र में जलीय कृषि को अपनाया और हरियाणा के किसानों के लिए मिसाल बने। नीलोखेड़ी के बुटाना गांव के प्रगतिशील किसान सुल्तान सिंह ने जलीय कृषि के क्षेत्र में नई तकनीक को अपनाया और कैटफिश के साथ झींगा पालन शुरू किया। सुल्तान सिंह की मेहनत और कृषि विभाग का सहयोग ही है कि उन्हें हाईटेक और अत्यधिक लाभदायक मछली पालन विधियों के लिए सम्मानित किया गया है। मछली उत्पादन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर प्रगतिशील किसान सुल्तान सिंह को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद्मश्री अवार्ड देकर सम्मानित किया है। मछली पालन में मेहनती किसान सुल्तान सिंह को आज जनता टीवी भी कृषि रत्न सम्मान से सम्मानित कर रहा है। तालियों के साथ आप स्वागत करें, और ये सम्मान जिनके हकदार हैं पद्मश्री श्री सुल्तान सिंह जी, जिनके कार्य क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें आज सम्मानित इस मंच पर माननीय मंत्री द्वारा किया जा रहा है। धन्यवाद। सुल्तान जी, आप तो हरियाणा का ही नहीं देश का गौरव है। जिस क्षेत्र में रहते हुए आपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री उसको प्राप्त किया है, हम सबके लिए बड़ा गर्व का विषय है। हम लोगों से बात कर रहे थे कि उन्होंने क्या किया, कैसा किया। आज तो थोड़ा बात दूसरी करना चाहता हूँ, आपसे जानना चाहता हूँ कि आज का जो ये आयोजन है इसके संदर्भ में आप क्या महसूस कर रहे हैं, थोड़ा इसके संदर्भ में बात की जाए। देखिए, सबसे पहले मैं जनता टीवी का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने इतने बड़े मंच के ऊपर हम पूरे प्रदेश से जो प्रगतिशील किसान थे बुलाकर उनको सम्मानित करा, तो आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और अपने मंत्री साहब का भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद इसलिए करता हूं क्योंकि इन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर और फिशरीज के अंदर, डेयरी के अंदर जो स्कीम लेके आए हैं, उन स्कीमों का हर किसान को घर तक फायदा पहुंच रहा है। तो मैं तहे दिल से मंत्री साहब का भी धन्यवाद करूंगा। और जो महकमा हमारा फिशरीज का था
उस फिशरीज के महकमे के अंदर ही पहले हमारा जो बजट था ना वो ना के मात्र था। हमारे दलाल साहब आने के बाद इसका जितना बजट इन्होंने बढ़ाया है और जो सब्सिडी के रूप में किसानों को दिया जा रहा है, आज मैं उन किसानों से भी बात करूंगा। वो धन्य है यहाँ के किसान जिनको एक ऐसा किसान हमारा मंत्री मिला। तो इससे बढ़िया मंत्री इस सरकार में हो नहीं सकता। क्योंकि क्यों नहीं हो सकता, उसका एक रीजन है। यहाँ की जो जमीन है, आज तो ये मैं देख रहा था, ये बहुत ही ज्यादा फर्टाइल जमीन है और उस जमीन के ऊपर इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग बहुत अच्छी तरीके से हो सकती है। इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग का मतलब 1-2.5 एकड़ में 4 तरह के प्रोग्राम लगा सकते हैं हम। पहले उसके अंदर खुदाई करके मछली पाले, उसके साथ 10 डंगरों की इंटीग्रेटेड में डेयरी करें और उसके साथ हम जो डेयरी है, डेयरी के साथ साथ जो हमारा बांध होगा उसके ऊपर फ्रूट वाले या सब्जी वाले बेलने वाली वो उसके ऊपर हम मोर लगाएं। तो एक जगह से 1 हेक्टेयर से हम कम से कम 10 से 15 लाख रुपया प्रॉफिट ले सकते हैं। मैं ये दावे से कहता हूँ, इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग अगर करते हैं तो उसमें 100% 10 लाख रुपया 15 लाख रुपया किसान को बचना है। और इस लाभ का फायदा इतने अच्छे किसान मंत्री हमारे यहाँ के जो किसान हैं उससे फायदा उठा सकते हैं। उनके घर तक इतनी अच्छे तरीके से सब्सिडी पहुंचा रहे हैं। पहले जो सब्सिडी मिलती थी वो हमारे को बहुत कठिन उसमें मिलती थी। मैं बड़ी साफ सी बात करता हूं और मैं किसी सरकार से या किसी से उससे डरता भी नहीं हूं। जो काम मैं करता हूं बड़े खुल के करता हूं, स्टेज के ऊपर बड़ा खुल के बोलता हूं। तो आज भी मैं ये बात दावे से कह रहा हूं, जो काम इस सरकार में ईमानदारी से हो रहे हैं, पिछली सरकारों में इतनी ईमानदारी से काम नहीं होते। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। और परंपरागत खेती बागवानी के साथ साथ हरियाणा राज्य के किसानों ने जलीय खेती से भी उपलब्धियां हासिल की है। और अब जिन्हें मैं मंच पर आमंत्रित करने जा रही हूं, डबवाली के चोरमार गांव के किसान देविंदर सिंह जी को, उन्हें मंच पर आमंत्रित करती हूं और साथ ही उनकी कार्यक्षेत्र से जुड़ी ये रिपोर्ट आपके सामने। पालन के लिए जागरूक कर रहे हैं। कृषि रत्न सम्मान सम्मानित करने के लिए झज्जर के गांव खेड़ी के महिला किसान रेखा देवी को, जिन्होंने किसानी की खेती इधर भी ध्यान दिया करो। बिल्कुल। तो अब अगला जो नाम है जिन्हें हम मंच पर आमंत्रित करने जा रहे हैं वो झज्जर गांव की खेड़ी की महिला किसान रेखा देवी जी, जिन्होंने किसानों की किसानी के मायने बदले और ट्रेनिंग लेकर फिश फार्म स्थापित किया। और उन्हीं की कार्यक्षेत्र से जुड़ी ये रिपोर्ट आप देखें। महिला किसान होने के नाते रेखा देवी उन महिला किसानों के लिए भी मिसाल हैं, जो अपने परिवार के साथ साथ अपनी एक अलग पहचान बनाने में विश्वास रखती हैं। तालियों के साथ स्वागत करिए रेखा देवी जी का, जिन्होंने एक महिला होने के नाते भी वो कर दिखाया जो कि अमूमन हम और आप सोचते हैं। और जाहिर तौर पर अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए आज उन्हें सम्मानित किया जा रहा है इस मंच पर। धन्यवाद। एक बहुत छोटा सा सवाल, आप लोग दोनों पति पत्नी हैं, तो ये कैसे दिमाग में आया कि इस तरफ काम करना चाहिए? आप बोलेंगे या पति देव बोलेंगे? घर में तो आप ही बोलती होंगी। कोई बात नहीं सर, हमने जैसे हमारा एक इंस्टीट्यूट है, कंप्यूटर एकेडमी चलाते हैं हम, तो ये वहाँ पे काम करते हैं। तो एक दिन न्यूज़पेपर में कटिंग भी आई थी और बाकी जैसे आसपास कई फार्म भी खुले हुए हैं, तो उन्हीं से कुछ जानकारी ली इसके बारे में और हमें अच्छा लगा ये काम, तो हमने शुरू किया। कोई मुश्किल भी आई?
इसमें कोई मुश्किल नहीं है हमें। स्टार्टिंग में ट्रेनिंग का था, वो ट्रेनिंग हमने की और उसके बाद काम शुरू कर दिया था। एक सवाल मेरा है, कंप्यूटर का सेंटर आप चला रहे हैं, मछली ये पाल रहे हैं, कमा ज्यादा कौन रहा है? कमाई के लिए ही मछली पालन किया गया था, अब कमा तो यही रहे हैं ज्यादा। तो देखिए भाई, जो लोग हमारी का सोचते भी हैं दौर कि आया पढ़ है। लिख के ही कमा सकते हैं, खेती किसानी में कौन कमा सकता है आपके सामने है। एक इतना पढ़ा लिखा आदमी है, वो साफ तौर पर बता रहा है कमाई तो पत्नी ही करा पा रही है। तो जोरदार तालियां पति पत्नी के लिए। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। और कृषि रत्न सम्मान की अगली कड़ी में अब हम मंच पर आमंत्रित करने जा रहे हैं टोहाना विधानसभा के गांव धारसूल कला के किसान संजीव सिंह जी को, जिन्होंने परंपरागत खेती छोड़ के आधुनिक तकनीक से मछली पालन का व्यवसाय शुरू किया और आज वो सफलता के इस मुकाम पर हैं। उन्हीं की सफलता से जुड़ी ये झलकियां इस रिपोर्ट। और एक बार जोरदार तालियों के साथ आप यहाँ पर स्वागत कीजिए। और जाहिर तौर पर ये मंच, ये पल, ये क्षण आप सभी का है और आप सभी को इनके माध्यम से सम्मानित किया जा रहा है, हर एक को, किसान को जो कि किसानी से जुड़ा है। और श्री संजीव सिंह जी, आप इसके हकदार हैं। जोरदार तालियां। एक बहुत छोटा सा सवाल ये कि हरियाणा जो लैंडलॉक्ड है, चारों तरफ जमीन है, वहां पर फिशरी, अब तक तो आम लोग ये समझते थे कि हरियाणा मतलब खेती और पशुपालन, दूध। ये मछली कब से? ये जी जो परंपरागत खेती थी वो घाटे का सौदा हो गया था, तो इस कारण से कोई नया करने की तकनीक में ये मतलब इससे ट्रेनिंग ली विभाग से और ये शुरू कर। ये तकनीक कुछ काम आई, घाटे का सौदा थी, मुनाफे में तब्दील हुई। हाँ जी बिल्कुल जी। किस तरीके से? ये आमदनी है जी, इसमें बढ़िया है। तो आप दोनों काम कर रहे हैं कि केवल आप मछली पाल रहे हैं, प्राकृतिक खेती को छोड़ दिए? मछली पाल रहे हैं जी बस। मतलब जहां पैसा उधर लग गए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। दिन दुगना रात चौगुना, खूब घर नोट से भरते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और देखिए, अभी आज हम बलवारू में मौजूद हैं। जाहिर तौर पर यहाँ के प्रगतिशील किसानों की अगर बात नहीं करें